हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल यानी क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 5 मार्च 2024 की बोर्ड एग्जाम में भूगोल का पेपर देने वाले हैं, तो हम एक भूगोल का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। ये भूगोल का एक ऑफिशियल मॉडल पेपर है और आज के इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, क्लास 12 भूगोल यानी क्लास 12 भूगोल पेपर 5 मार्च जियोग्राफी का ये वायरल पेपर है जो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। 70 में से 70 जिनको भी स्टूडेंट को लाना है, आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में आज के इस वीडियो में बताने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें स्पेशल होगा ही, तभी जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। जो पेपर कराता है आपका यूपी बोर्ड का, तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूगोल के स्टूडेंट के लिए। तो पेपर को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस पेपर को सॉल्यूशन कर लीजिए। आप लोग हमारे साथ में इस पेपर को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए, कक्षा 12 भूगोल 2024 बोर्ड एग्जाम, पूर्णांक 70 नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट हर एक सब्जेक्ट के लिए यही समय निर्धारित है, आप लोगों को पता ही होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है, क्योंकि 70 नंबर का पूर्णांक है ना, तो इसी के हिसाब से सारी चीज़ें दिए जाएंगी। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय, प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय, फिर प्रश्न संख्या 23 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय, फिर प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र संबंधित प्रश्न और उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताएंगे। पूरे प्रश्न का हम आपको उत्तर देने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी जो भी सही ऑप्शंस होंगे उसी को अपनी कॉपी में आप लोगों को लिखना है। 1 नंबर का पहला प्रश्न है, जैसा कि सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो आप लोगों को मिनिमम यानी मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम काफ़ी स्टूडेंट को पता ही होगा। डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे राइट आंसर, यानी पहले का आपका खा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया। सभी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। खा हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क में क्या है, सहकारी जो कृषि है इसका सफल प्रशिक्षण किया गया है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है। मैक्सिको की खाड़ी में कौन सा एक जलमार्ग है, तो आपका हो जाएगा घा मिसी। यहाँ पर देखिए, मिसिसिपी जलमार्ग, जो कि कहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी में है स्टूडेंट। चौथा नंबर भी यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है। मनोरंजन सेवाएं, चीनी का उत्पादन, या हलवायु का कार्य, या चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय। तो इनमें से जो आपका हो जाएगा चीनी का उत्पादन हो जाएगा, जो कि तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। तो चौथे का भी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर विकल्प में आपको बेसिकली बताना रहता था, तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चौथे का आपका केवल, ये देखिए केवल दूसरा चीनी का उत्पादन हो जाएगा, जो कि गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है, तो ये देखिए प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। तो 5वें का खा हो जाएगा। भूगोल का 70 नंबर के पूर्णांक के साथ में दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से मैं पूरे पेपर का सल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ। 6 नंबर देखिए, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है। पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है स्टूडेंट, तो इनमें से 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई और माउकोआ, जो कि राइट आंसर हो जाएगा शायद, जो कि पूर्वी तट पर बंदरगाह नहीं है, ये बात हो रही है। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता है तो। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो तारापुर हो जाएगा राइट आंसर। तारापुर पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे जो कथन और कारण दिए गए हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन क्या है, धान, गेहूं, आम, यहाँ पर देखिए आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है। कारण है जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है।
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से आपका घ हो जाएगा कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु क्या है, कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर ये हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। अब देखिए हमने क्या है 8 तो बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया है स्टूडेंट। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका भी मैं आपको आंसर क्या है देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया ना, पूरे पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूँ, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 8 प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो रेटजल के शब्दों में मानव भूगोल को चलिए परिभाषित करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रेटजल मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। यहाँ पर देखिए मानव भूगोल मानवीय समाजों, देखिए मानवीय समाजों और धरातल के बीच जो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनांकिकीय, यहाँ पर देखिए जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का ये किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका भी आंसर हमने दे दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखिए, 4 प्रमुख स्तंभों के नाम लिखिए। काफ़ी बार बता चुका हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। अब मानव विकास के 4 जो है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये 4 प्रमुख स्तंभ भी कह सकते हैं इनको। भूगोल वाला आपने वीडियो नहीं देखा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है भूगोल की, हमने वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, जाकर वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में भूगोल की कॉपी लिखने का ज़बरदस्त तरीका बताया है, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते ही 70 में 70 देगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम क्रियाकलाप क्या है। जो प्रथम क्रियाकलाप है ये क्या है, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए, नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित सेवाएं पंचम क्रियाकलाप से संबंध होती हैं। सेवाएं जो होती हैं ये पंचम क्रियाकलाप से संबंध होती हैं। तो जो 12 नंबर क्वेश्चन था कि पंचम क्रियाकलाप क्या होता है, इसके बारे में हमने इसका पूरा एक प्रकार से आंसर दे दिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए निवास के आधार पर जनसंख्या को 2 यथा, यहाँ पे देखिए यथा ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 13, इसका भी आंसर दे दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमि जल का उपयोग कुल भूमि जल, यहाँ पर देखिए संभाव से अधिक है, इसके 2 कारण लिखिए। ऐसे ही सेम आपका पेपर आएगा 5 मार्च को, स्टूडेंट याद रखिएगा। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, बस क्या बोर्ड पेपर में जो 5 मार्च को पेपर आएगा क्वेश्चंस चेंज होंगे और इससे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में कुछ पूछे जा सकते हैं। तो तैयार कर लीजिए और अपना जो भी होता है 30 से 40 नंबर कन्फर्म कर लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसका आंसर देते हैं। देखिए पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु में भूमजल का, देखिए भूमजल का विकास सर्वाधिक हुआ है। पंजाब तथा हरियाणा में यहाँ पे देखिए वर्षा कम होने के कारण धरातलीय जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है और भूमजल का प्रयोग अधिक होता है। यहाँ मिट्टी कोमल है, जिससे नलकूप खोदने में क्या है आसानी होती है। यहाँ मिट्टी जो एक प्रकार से कोमल है, प्यारी है, कोमल वो वाली नॉर्मल। 14 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोककर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, परीक्षित ब्रैकेट में देखिए क्या है, एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं, ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं, इनके बारे में बताना है। 1 नंबर इसके बारे में बताना है और 1 नंबर इसके बारे में, यानी 1 नंबर दिया जाएगा। स्टूडेंट आप लोग हमारी स्टूडेंट है, पता ही होगा। देखिए परीक्षित या एकाकी बस्ती से तात्पर्य उस बस्ती से है जिसमें घर पूरे
गांव में दूर दूर बसे होते हैं और उनके यहाँ पे देखिए और इनके मध्य से खेत बाग बगीचा तथा गैर आवासीय क्षेत्र स्थित होता है। इस तरह की बस्तियाँ राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाती हैं। कौन सी बस्तियाँ? परिचित बस्तियाँ। पेपर में पूछा जाए 2 नंबर लिख दीजिए। ऐसा ही लिखना है आपको, तरीका भी इसमें पता चल रहा है कि कैसे भूगोल की कॉपी लिखी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज की कोई 2 अंतर बताइए। जो धात्विक खनिज है और अधात्विक, इसके क्या हमें 2 अंतर लिखना है। तो 1 + 1 अंक यहाँ पे देखिए, 1 + 1 इसके बारे में बताना। तो देखिए धात्विक खनिजों को क्या गलाने पर धातु प्राप्त होती है, किंतु अधात्विक खनिजों को गलाने पर नहीं धात्विक खनिज यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं प्राप्त होता। धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, अधात्विक खनिजों में ये विशेषता नहीं पाई जाती। यानी इसका अपोजिट आप लोग समझ लीजिए ना। धात्विक और अधात्विक क्या होता है? धात्विक तो एक खनिज होता है, लेकिन अधात्विक क्या है? कुछ भी नहीं। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 नंबर का एक होता है। भूगोल में बेसिकली 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 6 चौके 24 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व में 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है, कारण लिखिए। यहाँ पर देखिए कारण देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारी स्टूडेंट हैं, कारण तो बताएंगे हम आप लोगों को। देखिए कॉपी भी इसमें आपको पूरा पता चल जा रहा है कि कैसे कॉपी लिखनी चाहिए, राइटिंग से लिखनी चाहिए और गैप कितना करना चाहिए देख सकते हैं। सबसे पहले कॉपी में आप ये जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हेडिंग डाल दीजिएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि बच्चे ने लिखा है अच्छे से और यहाँ से हमें इतना नंबर देना चाहिए। जब एग्जामिनर को पता नहीं होगा तो 1-1, 2-2 नंबर वाला आपको दे देगा, जो 5-6 नंबर वाला होगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर जो 17 है, आंसर देखिए क्या है। जनसंख्या को समान रूप से विस्तारित नहीं किया जाता है, क्योंकि दुनिया की 90% आबादी अपनी भूमि के क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है। दुनिया की 10% अधिक आबादी वाले देश दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। इन 10 देशों में से 6 एशिया में स्थित हैं। ये जो 10 देश हैं, इनमें से 6 जो है हमारे क्या है, एशिया में ही स्थित हैं। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक है? कोई सी देश के लिए हानिकारक क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन के व्यास में देखिए, यदि किसी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से अधिक है तो उस देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक होता है। इसे व्यापार असंतुलन, यहाँ पे देखिए इसे क्या है, जो व्यापार असंतुलन भी कहते हैं। ये देश के लिए यहाँ पे देखिए हानिकारक होता है, क्योंकि ये अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को क्या, जो वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर, इसको भी हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों किया जाती है, क्यों की जाती है, इसके बारे में बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। 50 शब्दों में इसका हमें आंसर देना है, ज़्यादा बड़ी में नहीं देना है। तो आंसर देखिए क्या है स्टूडेंट, बाजारी सब्जी की कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाने के निम्नलिखित कारण है। यानी कुछ इस प्रकार से कारण के थ्रू हमें बताया गया है, ताकि इजी लगे और ऐसे ही आपको भूगोल की कॉपी में लिखना है। देखिए ब्लैक पेन से हमने प्यारा सा हेडिंग डाल दिया है। क्या है, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण सब्जी की मांग अधिक रहती है और विस्तृत बाजार उपलब्ध होता है। दूसरा है, नगरीय क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध होने के कारण सब्जियों को आसानी से बाजार में क्या है, भेज दिया जाता है। जो सब्जियां होती हैं इसको आसानी से बाजार में भेज दिया जाता है। तीसरा है, सब्जी की मांग अधिक होने के कारण कीमत ऊंची रहती है। ये कीमत नगरीय क्षेत्रों में आसानी से मिल जाती है। ये जो कीमत है, जो नगरीय क्षेत्र है, इसमें क्या है, आसानी से मिल जाती है। तो ये कुछ हमने 3 पॉइंट बताए थे, ये 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। 4 नंबर एग्जामिनर आपको बड़े ही प्यार से दुलार से दे देगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, अलवरणीय, यहाँ पर देखिए अलवरणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। जो 4 विधियां हैं इनके बारे में इसका उल्लेख हमें करना है। आंसर देखिए,
भारत में विश्व का लगभग 18% भाग पाया जाता है, जबकि भू क्षेत्र का लगभग 2.45% तथा नवीकरणीय जल संसाधनों का 4% पाया जाता है। यहाँ एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किमी है। धरातलीय जल घन किमी जल, यहाँ पर देखिए घन किमी जल उपलब्ध है। इसमें क्या धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल से क्या है यहाँ पर देखिए 1.869 घन किमी जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। तो अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु ये जो 4 विधियां बताई गई थी वो कुछ इस प्रकार से थी, आप देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, किन्हीं 2 के विषय में लिखिए। यानी जो ऊर्जा है इसके अपारंपरिक स्रोत के बारे में हमें 2 विषय लिखना है। तो सबसे पहले हमें परिभाषा देना है इसका। देखिए, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत असामान्य संसाधनों पर आधारित है। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों में यहाँ पे देखिए बायोगैस, जैव पदार्थ, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सौर फोटो वोल्टाइक ऊर्जा और औद्योगिक कूड़ा करकट आदि प्रमुख हैं। किसमें? ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत में। 22 नंबर क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए या आशय क्या है, व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन यही के स्वरूप है। इसका आंसर जो होगा, जो आज की इस वीडियो में बताएंगे वही होगा कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना। देखिए, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में किया गया था। वस्तुतः ये 2 शब्दों, यहाँ पर देखिए, सतत अथवा लगातार, ये विकास से मिलकर बना है। विश्व पर्यावरण और विकास उपयोग की अध्यक्षता, यहाँ पर देखिए, अध्यक्षता करते हुए नॉर्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रटलैंड ने, क्या है, हरलेम ब्रटलैंड ने अपने दस्तावेज हमारा साझा भविष्य में कहा था कि सतत टिकाऊ विकास का एक विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। इसी को सतत विकास या सतत पोषणीय विकास संकल्पना कहा जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हमने बता दिया है, जो कि हमारा पूरा एक प्रकार से जो स्वरूप था पेपर का हमने पूरे सॉल्यूशन के साथ में बताया हुआ है। अब चलिए देखते हैं जो हमारा अगला है, क्योंकि हमने जो 6 प्रश्न बताया था लघु उत्तरीय में कंप्लीट कर दिया, हमने 6 प्रश्न का उत्तर दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 प्रश्न का हमने पूर्ण रूप से उत्तर दे दिया है आप लोगों को। अब यहाँ से हमारा नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। किसका? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का। यहाँ से हम इसका भी प्रश्न उत्तर बताएंगे। इसका आंसर आपको 100 से लेकर 150 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। 6 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 प्रश्न पूछा जाता है तो 12 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अथवा लगकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि व्यापार के लिए पतन किस प्रकार सहायक होते हैं, पतनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। तो दोनों में से किसी एक को करना है आपको, जो भी प्यारा लगे, जो भी अच्छा लगे कर दीजिएगा स्टूडेंट। अथवा करके ये वाला पूछा गया कि मानव के प्रकृतिकरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो मान लीजिए मुझे वो नहीं आ रहा ऊपर वाला, तो हम अथवा करके मानव के प्रकृतिकरण के बारे में बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 23 का अथवा यानी नीचे वाला मानव के प्रकृतिकरण वाला आंसर। देखिए, इसका भी मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी राइटिंग से लिखा गया है, कितना प्यारा लिखा गया है। और एग्जामिनर देखते ही इस पर कॉपी पर पूरा नंबर देगा एग्जामिनर, 6 में से 6 नंबर देगा, उससे 1 नंबर ज़्यादा भी दे सकता है, काटेगा एक भी नंबर नहीं। राइटिंग में लिखा गया है। और यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं कि किस तरह से क्या गैप है इसमें, शब्दों में किस तरह से गैप है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, समय के साथ साथ मनुष्य अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगता है। तत्पश्चात वो अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ ही बेहतर तथा अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करता है। वो अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होता है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा मनुष्य संभव, यहाँ पर देखिए,
मनुष्य संभावनाओं को जन्म देता है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार क्षेत्र, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारागाहें, तटों पर पतन और महासागरीय, यहाँ पर देखिए महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम से भी दिया, यानी संभववाद का नाम दिया है। संभववाद की संकल्पना का सर्वप्रथम फ्रेवे ने किया था, यानी सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये जो फ्रेवे जी हैं इन्होंने किया था, जो कि एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे। इन्होंने कहा कि केवल वास्तविक एवं एकमात्र भौगोलिक समस्या संभावनाओं की उपयोगिता है। उन्होंने कहा कि यहाँ आवश्यकताओं नहीं है, क्या है, आवश्यकताएं नहीं है, अपितु सर्वत्र संभावनाएं हैं। प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध कराते हैं तथा मानव अपने संस्कृति, परंपराओं एवं सामाजिक विकास के स्तर से उनका क्या उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, 1.5 पेज में लगभग लिखा गया है और 150 शब्दों से ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, आप पहले देख सकते हैं। और इस तरह से लिखिएगा आप लोग कॉपी, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ 100 से लेकर 100 यानी 150 शब्दों में लिखा है बच्चे ने, 6 नंबर देकर आगे बढ़ जाए। राइटिंग इंपॉर्टेंट है, राइटिंग में लिखने का तरीका होना चाहिए। जो हमने भूगोल वाला वीडियो बनाया है ना, उसमें हमने एक एक बारीक से यानी पूरा डिटेल में हमने बताया कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका होता है कॉपी लिखने का। जैसे मैथ का अलग होता है, साइंस का अलग होता है, बायोलॉजी का अलग होता है, फिर अर्थशास्त्र का अलग होता है, नागरिक शास्त्र का अलग होता है, भूगोल का अलग होता है। सेम उसी प्रकार से भूगोल का भी अलग है, जैसे कि हमने बताया। तो भूगोल वाला पर भी हमने वीडियो बना दिया है, कॉपी वाले पर लगभग क्या है 12 से क्या है 20,000 स्टूडेंट ने देख चुका है, आप भी जाकर देख लीजिए। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, देखिए क्या है कि भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, इनके निदान का उपाय लिखिए, अथवा करके पूछा गया है। तो भारत के किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जा सकता है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से किसी में एक को करना है, तो हम जैसे कि यहाँ पर अथवा वाला यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए भारत में वस्तुओं का आयात निम्नलिखित प्रकार से है, जैसा कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला इसमें है लोहा तथा इस्पात। विगत वर्षों से भारत के औद्योगिकीकरण में तीव्र गति से विकास हुआ है। इसी कारण लोहा इस्पात की मांग में वृद्धि हुई है। परंतु अभी तक क्या है, ये देखिए, परंतु अभी तक इस क्षेत्र में भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। ये आयात अमेरिका, ब्रिटेन तथा जर्मनी से किया जाता है। दूसरा है मशीनरी तथा परिवहन के उपकरण। कॉपी में देखिए कितना प्यारा से हमने लिखा है, भारत में विद्युत मशीनों का आयात सबसे अधिक किया जाता है। ये आयात मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, जापान, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस से होता है। उसके बाद में देखिए तीसरा है अन्य आयात। अन्य आयात में क्या है कि इनमें विद्युत उपकरण एवं अन्य मशीनें, रासायनिक पदार्थ, कागज, उर्वरक, प्लास्टिक सामग्री, लुगदी कागज, कृत्रिम रेशे, रबड़, मोती एवं बहुमूल्य पत्थर, ऊन, कपास, दवाइयाँ आदि मिलती हैं। उसके बाद में देखिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। जैसा कि हमने महत्वपूर्ण आयात के बारे में बता दिया, अब इसके क्या है बदलती जो प्रकृति है इसके बारे में हमें बताना आवश्यक है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में समझ लेते हैं। देखिए भारत में कुल विदेशी व्यापार 1950 से 51 में यहाँ पर देखिए 1214 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में यहाँ पर देखिए 44,29,762 करोड़ हो गया। निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक तेजी से बढ़ा है। 1950-51 में आयात क्या है 608 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 25,77,422 करोड़ हो गया है। देखिए 25,77,422 करोड़, 44,29,762 करोड़ यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व के कुल निर्यात व्यापार में भारत की भागीदारी 2.1%, फिर 1950 से घटकर 1960 से 1.2% तथा 2006-07 में मात्र 1% ही रह गई है। तो यानी जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर देख लीजिए
कि भारत में किन महत्वपूर्ण निर्यातों का है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन हमें ये करना था, हमने वो कर दिया। 6 नंबर में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। तो मानचित्र हमने दर्शाना आप लोगों को बता दिया है, वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने तो जाकर देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में मानचित्र कैसे दर्शाते। पूरा डिटेल में हमने मानचित्र आप लोगों को दर्शाना बताया है, जाकर वो देख लीजिएगा वीडियो। फिलहाल मैं आपको 5 प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, कॉपी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमने लिखा है। यहाँ पर देखिए हेडिंग आपको इस तरह से डालना है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 है, तो सबसे पहले हम भारत वाला करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश, पूर्व से पश्चिम प्रभावित होने वाली नदी तो नर्मदा नदी, तीसरा है मध्य प्रदेश में एक प्रमुख तांबा क्षेत्र है मलाजखंड, गुजरात का सबसे बड़ा नगर है अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश की प्रमुख शक्ति केंद्र है नरोरा जो कि बुलंद शहर में है। तो हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने लिखा है। एक एक नंबर पाने से हमें क्या है, कोई भी नहीं रोक सकता। अब एक एक नंबर जब हमें मिलेगा, जब हम इसको क्या दर्शाएंगे मैप में, जो मैप दिया जाएगा ना उसको जब हम दर्शाएंगे तब हमें जाकर 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद में केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या है, यानी जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट है, देख नहीं पाते, हाथ पैर एक प्रकार से कटा हुआ है, तो उनके लिए है कि बस वो क्या प्रश्न का उत्तर दे देंगे, 1 नंबर उन्हें पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या गया है कि दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, निम्नलिखित को दर्शाने एवं उनके नाम भी लिखिए। तो ये विश्व वाला आ गया स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थी, ये विश्व से रिलेटेड आ गया है। तो एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला वो मालदीव, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कनाडा, जापान का सबसे बड़ा नगर टोक्यो जो कि राजधानी है, अटलांटिक महासागर को प्रांत महासागर से जोड़ने वाली नहर पनामा नहर, फिर राइन नदी जलमार्ग जो कि नौकायन योग्य प्रवाह मार्ग, किन्हीं 2 देशों का नाम स्विट्जरलैंड और एक और हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ऑलरेडी क्या है, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, फिर लिechtenstein। यहाँ पर हमने 5 को लिख दिया है पूरा, ताकि डाउट कोई भी आपका बचे ना। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन था हमने इसका भी आंसर दे दिया है। ये विश्व से था, वो भारत से था। 5-5 नंबर आपको मिल जाएगा। टोटल 10 नंबर का मानचित्र संबंधित प्रश्न होता है। अब इसमें भी केवल दृष्टिबाधित छात्र हैं, मिलना आपको 10 नंबर तय है। बस आप जो देख पाते हैं और जो घर से कॉपी लिख पाते हैं सही सलामत है, वो पूरा मानचित्र में दर्शा लीजिए। मानचित्र में दर्शाने का हमने सही तरीका आप लोगों को बताया है, जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल जो आज का ये पेपर है स्टूडेंट भूगोल का, हमने इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को बता दिया है, पूरे पेपर को हल कर दिया है। 5 मार्च को आपका भूगोल का पेपर होने वाला है, 5 मार्च को ऐसे ही पेपर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। और भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो महातांडव क्लास जो कि पूरी बुक का निचोड़ भूगोल का है, हमने वीडियो बना दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।